Good morning, students. Let's continue our chapter number 2 of economics, people as resource. In the last lecture, we discussed about the organized sector and unorganized sector and the conditions of women in an unorganized sector and organized sector. है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया था. तो अभी तक आपने इस चैप्टर में देखा कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको हम फर्दर डेवलप करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, है ना. तो इट मींस नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. Now you are able to understand the importance of education and health in any country. Quality of population. No doubt the quality of population is largely depend upon the education, health and skill. इन तीन चीजों पर जो है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है. एजुकेशन में जो है हम मेजर करते हैं लिटरेसी रेट. अब हम कैसे मानेंगे कि किसी कंट्री में कितने लोग जो है एजुकेटेड आना है, इसको देखने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, लिटरेसी रेट. ऐसे ही हेल्थ स्टेटस को हम जो है वो किससे देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से. किसी कंट्री में हेल्थ स्टेटस किस रेंज तक है, तो ये चीज देखने के लिए हम उस कंट्री का क्या देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इनको अभी हम देखेंगे. स्किल और ये जो है वो तो है कि टेक्नोलॉजिकल जो है स्किल कितनी है किसी पर्सन में. अब लिटरेसी रेट क्या है, सबसे पहले आपको ये दो टर्म भी पता होनी चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेसी रेट? एनी पर्सन above the age group of 7, if he or she can read or write, that will be called a literate person. ठीक है, तो लिटरेट पर्सन क्या है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसकी एज 7 ईयर से अबव है and he or she can read and write, that will be considered as a literate person. ठीक है, how many people are literate per 100 people, that is called literacy rate. क्लियर. सेकेंड आता है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज सिमिलर टू लाइफ लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ. लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ. अब ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि एक पर्सन एवरेज कितनी लाइफ लिव करता है किसी कंट्री में, कितनी लॉन्ग लाइफ वो लिव करेगा. सपोज कि एक कंट्री में एवरेज एक पर्सन जो है वो 60 इयर्स की लाइफ लिव करता है, 60 इयर्स तक जीता है. दैट विल बी कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको हम एट द बर्थ टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन हमारी कंट्री में एवरेज 60 इयर्स जो है लाइफ लिव करेगा, लॉन्ग लाइफ लिव करेगा. दैट विल बी कंसिडर एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. फर्स्ट स्टेप लेंगे हम एजुकेशन, कि हमारी कंट्री में एजुकेशन का क्या स्टेटस है. ठीक है, कि एजुकेशन का क्या स्टेटस है और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या प्लानिंग की एजुकेशन को हमारी कंट्री में प्रमोट करने के लिए. व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स आर यूज्ड बाय आवर गवर्नमेंट टू प्रमोट एजुकेशन इन आवर कंट्री. क्लियर. तो सबसे पहले हम आते हैं एजुकेशन. अब यहाँ पर हम दोबारा से साकल की स्टोरी पर जाते हैं. अब साकल की जो स्टोरी थी उसमें हमने क्या देखा था कि उसके पेरेंट्स ने उसको एजुकेशन दी, हायर एजुकेशन उसने गेन की, उसके बाद कंप्यूटर जो है कोर्स किया. अब उसका रिजल्ट क्या आया, इतने साल जो उसे एजुकेशन मिली
उसका रिजल्ट क्या आया, दैट वाज वेरी फ्रूटफुल, कि उसे एक जॉब मिली, जॉब में उसको उसकी स्किल के अकॉर्डिंग उसको प्रमोशन मिली। इट मींस एजुकेशन ने उसको क्या दिया, एक तो इनकम दी, ठीक है, उसके पास दूसरी चीज क्या आई, अपॉर्चुनिटीज आई। जब एजुकेशन मिली तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज आई। अब थर्ड चीज जो है, इससे उसको क्या, ये तो जो है साइकिल को बेनिफिट हुए, है ना, उसका जो रिटेंशन है, उसको चीजों को देखने का नजरिया है उसका चेंज हो गया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो है बेनिफिट्स सोसाइटी को भी हुए। अब सोसाइटी को कैसे बेनिफिट हुए, कि जो सोसाइटी है वो चेंज हो गई, वहां पर कल्चरल चेंजेस आ गए, लोगों में पढ़ने का कल्चर आ गया। तो जब एक पर्सन एजुकेट होता है तो है, अब साथ साथ सोसाइटी हो गई। अब कंट्री को क्या बेनिफिट हुआ, कंट्री जो है जब इसकी इनकम इंक्रीज हुई तो कंट्री की भी क्या हुई, नेशनल इनकम इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर जो हमारा जीएनपी है वो भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। दूसरी चीज कि कंट्री में क्या हुआ, लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ। अब लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ, जीएनपी इंक्रीज हुआ, तो अल्टीमेटली इससे क्या आएगी, कंट्री में ग्रोथ होगी, इकोनॉमिकली ग्रो करेगा कंट्री। क्लियर हुई ये चीज। एक पर्सन के एजुकेटेड होने से क्या बेनिफिट होते हैं, पर्सनल बेनिफिट क्या है, कि एक तो उस पर्सन को इनकम इंक्रीज होती है, उसके पास अ ग्रेट वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज ही है। तो यहाँ पर दो जो है बेनिफिट उस पर्सनल बेनिफिट जो है उस पर्सन को होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बेनिफिट सोसाइटी और कंट्री को भी होते हैं। सोसाइटी है वो भी एजुकेटेड होती है, कल्चरल चेंजेस जो है वो सोसाइटी में आते हैं। जब एक पर्सन खुद एजुकेटेड होता है तो वो आगे के लोगों को भी अवेयर करता है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो जो हमारा बैक कल्चर चलता आ रहा है, हिस्टोरिकल कल्चर चलता आ रहा है, उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जो कंट्री है दैट आल्सो गेट बेनिफिटेड थ्रू द एजुकेशन। व्हेन अ पर्सन एजुकेटेड he will get high income and his high income will increase the GNP of a country। ठीक, अब जीएनपी इंक्रीज होगा, दूसरा बेनिफिट कंट्री को क्या होगा कि लिटरेसी रेट जो है कंट्री का इंक्रीज होगा, और ये दोनों जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री की ग्रोथ में या डेवलपमेंट। ठीक है, यही केस हमने साइकिल की स्टोरी में देखा था ना यही चीजें। अब इस चीज को, क्योंकि जो इंडिया का हिस्टोरिकल हम बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पर एजुकेशन जो है वो प्रमोट नहीं होती थी, इतने लोग जो है पढ़े लिखे नहीं होते थे। जैसा मैंने बताया कि वो पहले से ही अपने हेरिटेटरी जो ऑक्यूपेशन है उसमें ही एंगेज हो जाते थे। तो यहाँ पर इन चीजों के लिए हमें नहीं दिए जाती थी, मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी बच्चों के पास कि वो पढ़ लिख सके। इसलिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस किए जिससे कि कंट्री में एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। सो द गवर्नमेंट made some provisions distance करके बैठ for providing universal access detention and elementary education अब इतना बेनिफिट अगर एक चीज से हो रहा है तो गवर्नमेंट उसके लिए वर्क करेगी ना। तो इट मींस यूनिवर्सल एक्सेस मींस कि हमारी कंट्री हर एक पीपल है, चाहे
रिच है या पुअर है, बॉय है या गर्ल है, उसको क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन मस्ट बी यूनिवर्सल, तो यहाँ पर यूनिवर्सली एक्सेस होनी चाहिए एजुकेशन। फिर लोगों को एजुकेशन तो मिले ही, लेकिन वो उसको धारण भी करें, मीन्स रिटेंट भी करें, उसको अपनाए भी एजुकेशन को। थर्डली एलिमेंट्री एजुकेशन, जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, इट मीन्स 7 to 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, उसको जो है एलिमेंट्री एजुकेशन भी मिले, यानी हर एक बच्चा इस काबिल हो कि वो कुछ ना कुछ पढ़ लिख सके। ठीक है, तो इट मीन्स इसके लिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस किए। सबसे पहले जो है एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उस पे एम्फेसिस दिया गया कि जो गर्ल्स की एजुकेशन पर, फर्स्ट पॉइंट आ गया गर्ल्स एजुकेशन। हमारी इंडियन सोसाइटी जो है वो हिस्टोरिक टाइम से मेल डोमिनेंट सोसाइटी रही है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी मीन्स कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, जितनी भी बेटर अपॉर्चुनिटीज या बेटर रिसोर्सेज होते हैं, तो पेरेंट्स का एक सेट होता है माइंड कि वो सबसे पहले बॉयज को अवेलेबल कराए जाएंगे। अगर उसके बाद भी उनके पास रिसोर्सेज हैं तो वो क्या करेंगे, गर्ल्स को देंगे। ये हमारा हिस्टोरिकल जो है स्टीरियोटाइप जो हम कह सकते हैं माइंडसेट था। अब क्या किया गया कि गर्ल्स की एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया। एक कंट्री तब तक एजुकेट नहीं कहलाती जब तक उसका हर पर्सन जो है एजुकेट ना हो, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स। जब एक गर्ल एजुकेट होती है तो उसके साथ साथ पूरी सोसाइटी एजुकेट होती है, वो अपने बच्चों को, सोसाइटी को, सबको एजुकेट करते हैं। तो इट मीन्स गर्ल्स की एजुकेशन को भी इसमें क्या किया गया, प्रमोट किया गया। और सेकेंडली जैसे कि यहाँ पर क्या किया गया कि जो स्कूल्स हैं, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए नवोदय स्कूल्स जो है, नवोदय विद्यालय that's were settled in almost all the district of the country to promote the girl education। गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लिया गवर्नमेंट ने, नवोदय विद्यालय जो है सेटअप किए। उसके बाद फर्दर जो है स्टेप्स लिए गए, जैसे कि कुछ गर्ल्स है उनको जो है अपने विलेज एरिया तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जो है प्रॉब्लम आती थी, तो पीछे जो स्कीम चलाई गवर्नमेंट ने तो उनको साइकिल्स प्रोवाइड किए गए, है ना, रूरल गर्ल्स को। तो इस तरीके के जो है मेजर्स हमारी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए टू इंक्रीज द एजुकेशन लेवल इन गर्ल्स। क्लियर है। सेकंड जो है, सेकंड स्टेप लिया थर्ड, दैट वाज वोकेशनल स्ट्रीम्स। वोकेशनल स्ट्रीम्स जैसे अब आप देखते हो कि +2 जब आप हायर एजुकेशन ले लेते हो तो आप डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाते हो, कोई आईआईटी में जाता है ना, कोई आईटीआई में जाता है, तो वो सारी क्या है, वोकेशनल स्ट्रीम्स है जिसमें जाकर आप अपने फ्यूचर के लिए अपना करियर सेट कर सकते हो। कुछ ना कुछ वोकेशनल कोर्स ज्वाइन करके आप किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हो, तो आपको इस काबिल बनाया जाता है। यानी यहाँ से आपको क्या मिल रही है, स्किल, है ना। तो यहाँ वोकेशनल कोर्सेज के जरिए क्या किया जाता है, लोगों को स्किल प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो अपना बेटर फ्यूचर ले सके। क्लियर हुआ थर्ड पॉइंट। फोर्थ इज प्राइमरी स्कूल सेटअप्स। नो डाउट कि हर एरिया में, हर विलेज में गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूल जो है वो सेटअप किए। अब ये अलग बात है कि जो नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स दैट हैज बीन इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज हो चुके हैं, बट उनकी जो कंडीशन है प्राइमरी स्कूल्स की वो ऐसी है कि जिसके कारण या तो बच्चे वहां पर जाते ही नहीं, या हमारा ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ड्रॉप आउट रेशियो का मतलब क्या है, जैसे आप देखते हो गवर्नमेंट स्कूल्स की का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुअर कंडीशन में है।
है ना। तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, एज वेल एज वहां पर स्टाफ की भी जो है कमी रहती है। तो जिसके कारण बच्चे या तो सिर्फ स्कूल में जाते ही नहीं या फिर स्कूल छोड़ देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। दैट इज कॉल्ड ड्रॉप आउट रेशियो, कि अपना कोर्स किए बिना, अपनी एजुकेशन कंप्लीट किए बिना, हायर एजुकेशन कंप्लीट किए बिना या प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किए बिना बच्चे स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉप आउट रेशियो। क्लियर। इसके बाद जो है एक स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान that was started for the age group 7 to 14 years. It aims at the every child between 7 to 14 years have the access to education. उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उनको मिलनी चाहिए। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया एंड इट वाज स्टार्टेड बाय द टारगेट टाइम लिमिट। यहाँ पर क्या रखा गया, टाइम लिमिट रखी गई कि मींस 2010 तक जो हमारे 7 to 14 इयर्स के एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको सबको क्या मिलनी चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है। जैसे हर एक कंट्री में किसी हमारे जो है राइट्स हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज हम परफॉर्म करते हैं अपनी कंट्रीज के लिए, तो वहीं पर हमारा राइट भी है कि हम सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। और इसी राइट्स को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया। अब ये सर्व शिक्षा अभियान जो है वो किस एम को लेकर लिया गया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि जो एजुकेशन है वो सभी को मिलनी चाहिए। ठीक है। विद इररिस्पेक्ट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, रिच और पुअर, एवरी चाइल्ड हैड द राइट टू एक्सेस द एजुकेशन। क्लियर है सर्व शिक्षा अभियान। अब सर्व शिक्षा अभियान के साथ साथ कुछ और जो है नेक्स्ट स्टेप लिया गया, ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स एंड बैक टू स्कूल। इसका मतलब क्या है, ब्रिज कोर्स क्या होता है कि जब आप अपनी एजुकेशन ले रहे हो तो उसके साथ साथ आप एक अपना 1 साल का, 6 महीने का ऐसा कोई कोर्स भी ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, जिससे कि उसके लिए उसका बेनिफिट आपको आपके आगे के फ्यूचर में होता है। तो ऐसे कोर्सेज को हम क्या कहते हैं, ब्रिज कोर्सेज, जो आपको फ्यूचर में हेल्प करते हैं। 1 ईयर और 6 मंथ के ऐसे कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं आप ड्यूरिंग योर स्कूलिंग टाइम। इसी तरीके से बैक टू स्कूल। अब बैक टू स्कूल जो है वो पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की। अभी जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हमारे कंट्री में ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, यानी बच्चे जो है अपना एजुकेशन कंप्लीट किए बिना ही स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं। तो उन बच्चों को स्कूल में कैसे लेकर आया जाए। अब ये ड्रॉप आउट रेशियो होने के रीजंस क्या हैं। सबसे पहले रीजन मैंने आपको बताया, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल। ठीक है, कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सेकेंड, कि जो स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, दे आर लैकिंग ऑफ टीचिंग फैसिलिटीज, कि टीचर्स जो हैं वो एप्रोप्रिएट नंबर्स में नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में। थर्ड इज, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में आज भी हमारे कंट्री में ट्रेंड है कि जो मोस्टली जितने भी पुअर चाइल्ड हैं दे अटेंड द गवर्नमेंट स्कूल, दे ज्वाइन द गवर्नमेंट स्कूल। अब ऐसे लोग जिनके पास खाने के लिए ही नहीं है, जिन पेरेंट्स के पास अपने के खाने के लिए नहीं है, वो क्या करते हैं, उनका एक टारगेट होता है कि जितने फैमिली मेंबर है उतने ही कमाएंगे और उतने ही जने खा पाएंगे, है ना। तो उनके घरों में हर एक पर्सन काम कर रहा होगा। तो इट मीन्स अगर वो बच्चों को अगर स्कूल भेजेंगे तो उनके खाने की फैसिलिटी को कौन देखेगा, कौन कैसे करेगा। अब ये जो है वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे कंट्री के पुअर सेक्शन की। इस चीज को जो है रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या चलाया, मिड डे स्कीम, मिड डे मील स्कीम। अब आपने देखा होगा कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है दे आल्सो प्रोवाइड मिड डे मील टू द स्टूडेंट्स।
है ना, कि वहां पर लोगों बच्चों को जो है वहां पर खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। एटलीस्ट जो बच्चे उस स्कूल में आ रहे हैं उनके पेरेंट्स को ये चिंता ना हो कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए खाने की अरेंजमेंट कैसे हो गई। तो इट मीन्स मिड डे मील स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की गई। इसका दूसरा मेन जो है टारगेट, एक तो ये था कि इससे बच्चे स्कूल में आना शुरू होंगे, दूसरी चीज ये थी कि जो हमारा पुअर सेक्शन है दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द न्यूट्रिशियस फूड ऑल्सो, उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता। एक होता है कि सिर्फ हमने अपनी भूख को शांत करने के लिए खाना खाया, और एक दूसरी चीज होती है न्यूट्रिशियस फूड जो हमें हेल्दी रखता है ना। तो इट मीन्स दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द न्यूट्रिशियस फूड एंड द मिड डे मील स्कीम टारगेटेड टू प्रोवाइड, उनको खाना तो मिले जिससे कि उनके पेरेंट्स को ये वरी ना हो कि हमारे बच्चों को खाना नहीं मिलेगा और दे विल कम बैक टू द स्कूल। सेकेंडली दे ऑल्सो हैव द न्यूट्रिशियस फूड ऑल्सो। क्लियर हुआ? सो दीज आर द सम स्कीम्स which are implemented by our government time to time to increase the literacy rate in our country. Have you noted down? Now the data. अब जो ये स्कीम्स है नो डाउट कि उन पर क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमारी कंट्री ने क्या किया, जीडीपी में एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इंक्रीज किया। ये एक्सपेंडिचर जो है 1951-52 में, अगर हम इसका परसेंटेज देखें, दैट वाज ओनली 0.64%। हमारे जीएनपी का जो है कितना परसेंट जो है किस पर स्पेंड किया जाता था, एजुकेशन पर, 0.64 in 1951-52 and it was increased in during the 2015-16 to 3%। नो डाउट कि अगले कुछ जो ईयर्स थे, कमिंग ईयर्स थे, उनमें ये परसेंटेज स्टैग्नेंट रहा, 3% ही रहा, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। बट द शेयर of expenditure on education increased from 0.64% to 3% in 2015-16। अब यही जो है लिटरेसी रेट में भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। By the help of these schemes, the literacy rate also increased and it was only 18% in 1951 1951 में हमारी कंट्री का लिटरेसी रेट क्या था, 18% था, जो इंक्रीज होकर 2010-11 में 74% हो गया। नो डाउट कि इसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। वेरिएशन इन द सेंस कि हमें रूरल और अर्बन एरियाज में लिटरेसी रेट अलग देखने को मिलता है, बॉयज एंड गर्ल्स में लिटरेसी रेट जो है अलग देखने को मिलता है, स्टेट वाइज लिटरेसी रेट अलग देखने को मिलता है। बट अगर हम कंट्री का एवरेज लगाकर चले तो हमारा लिटरेसी रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? रूरल एरियाज में आज भी अर्बन एरियाज के कंपैरेटिवली क्या है, 16% लिटरेसी रेट कम है। ऐसे ही बॉयज एंड गर्ल्स में भी हमें लिटरेसी रेट में जो है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बॉयज और गर्ल्स में 16.6%, मेल्स हैव 16.6% मोर देन फीमेल्स। आज भी मेल्स का लिटरेसी रेट फीमेल से कितना ज्यादा है, 16.6% ज्यादा है। अब यही जो है हमें अर्बन एरियाज में भी 16.1% is more than urban areas than rural areas. Clear? You have to note down these data. Similarly, 94% literacy rate is in Kerala, while in Bihar it is only 62%. So this
Data indicate the variation in literacy rate between males and females, between rural and urban areas, between states. क्लियर हुआ एजुकेशन? अब यहाँ तो हमने बात की एलिमेंट्री एजुकेशन की, है ना, हायर एजुकेशन जो हमारी 7 to 14 इयर्स के एज ग्रुप की होती है, सेकेंडरी एजुकेशन की। लेकिन व्हाट अबाउट द हायर एजुकेशन? जब आप अपना सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास कर लेते हो तो उसके बाद की एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या चीज प्रोविजंस किए? मीन्स कि जो एज ग्रुप हमारा जो है हायर एजुकेशन गेन करता है उसमें भी हमें इंक्रीज मिलता है, और इसमें हमने 12th प्लान के अंडर हायर एजुकेशन के लिए कुछ मेजर्स किए, जिसके अकॉर्डिंग जो 18 to 23 इयर्स का एज ग्रुप है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एज ग्रुप 18 to 23। 18 इयर्स तक तो आपकी क्या होती है, सेकेंडरी एजुकेशन होते हैं ना, पास आउट, है ना। तो इसके बाद 18 to 23 इयर्स एज ग्रुप जो अपनी हायर एजुकेशन यानी जो डिग्रीज की कैटेगरी में आता है, बीए, बीकॉम, मेडिकल डिग्रीज जो बच्चे लेते हैं, तो उनके लिए क्या, उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स किए, एंड दैट रेशियो इज आल्सो इंक्रीज बाय 25.2% in 2017-18 to 30% in 2020-21। ये टारगेट लेकर चला है हमने कि जो हमारा 18 to 23 यानी हायर एजुकेटेड ग्रुप है उसमें लिटरेसी रेट अभी हमारा 25.2% है, जिसको हमने 22-21 तक कितना लाना है, 30% लेकर आना है। क्लियर? अब इस चीज के लिए क्या किया गया, देखिए अब क्या होता है कि हमारी कंट्री में ह्यूज पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं यानी अर्निंग प्रॉब्लम्स हैं वो भी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, और मोस्टली जो है वो आज भी लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद कमाने में लग जाते हैं, अर्निंग प्रोसेस में लग जाते हैं, कोई ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर लेता है, कोई माइनर सी सर्विसेज करना शुरू कर देते हैं, तो वो हायर एजुकेशन से डिप्राइव हो जाते हैं। कई बार उनके फैमिली के सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि उनको काम करना पड़ता है और बीच में ही अपनी एजुकेशन को छोड़ना पड़ता है, तो वो ऐसा ग्रुप कौन सा है, 18 to 23, जो इस चीजों को सफर करता है। अब इन चीजों को कि वो पर्सन अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो आप रेगुलर कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं, है ना, ये तो सेपरेट हो गया। अब जिन पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, who have the responsibility of their families, तो वो क्या करेंगे, वो तो रेगुलर कॉलेजेस नहीं ज्वाइन कर पाएंगे ना, उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन जो है गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की, डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन है, इसके साथ साथ आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टैब्लिश किए गए, डिस्टेंस एजुकेशन समझते हो? उसमें क्या होता है कि आप ऐसे कह सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग, कि आपको कॉलेज नहीं जाना है और उसके लिए आपको घर पर ही आपके नोट्स आ जाते हैं, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, कॉरस्पॉन्डिंग हम उसको बोल देते हैं, तो वो आपको नोट्स आपके घर पर आ जाते हैं, आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि ऐसे पर्सन्स जिनके पास अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है परफॉर्म कर सकते हैं, यानी अपना ऑक्यूपेशन या अर्निंग प्रोसेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर दूसरा जो है प्रॉब्लम आता है इस एज ग्रुप के सामने, जैसे मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो कई बार हम जो है डिग्रीज यानी हम बीए, बीकॉम, एमए ये सब नहीं करना चाहते, हमारे पास एक टारगेट होता है कि हमने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, हमने अर्निंग प्रोसेस में जाना है, तो हम ऐसे में क्या कर लेते हैं, कुछ वोकेशनल कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं,
इन चीजों के लिए आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ये सब जो है वो सेटअप किए गए। नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एजुकेशन जो है सेटअप की गई। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो 18 टू 23 इयर्स का एज ग्रुप है उसमें भी एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। क्लियर हुआ एजुकेशन? नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हेल्थ। हेल्थ की जो दो टर्म्स है वो आज हम कर लेते हैं। एजुकेशन पॉइंट से रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क नाउ, अदरवाइज वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट हेल्थ। इफ यू हैव एनी डाउट, ओके। नाउ द हेल्थ। हेल्थ में जो है आपको कुछ टर्म्स आएंगी, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकेंड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, थर्ड है क्रूड बर्थ रेट, and the fourth is crude death rate. आज हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी आई ऑलरेडी डिस्क्राइब। We assumed a person at the time of his or her birth that how much long life he or she will live. That is called life expectancy. ठीक है, कि उसके बर्थ के टाइम हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो पर्सन जो है कितनी लॉन्ग लाइफ लिव करेगा, एवरेज निकालते हैं। सेकंड आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट जो होते हैं वो कौन होते हैं, किस एज ग्रुप को लेते हैं हम इन्फेंट? हाँ, बिलो 1 ईयर है ना, द चाइल्ड बिलो 1 ईयर इज कॉल्ड इन्फेंट, है ना। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पर जैसे कि किसी भी कंट्री में अगर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज्यादा होता है, कि जो प्री मेच्योर बेबी हैं उनको, या फिर बेबीज में जो भी कोई न्यूट्रिशियस वाइज कोई उनमें कमी रह जाती है तो वो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते, और 1 साल से कम ईयर के जो बच्चे हैं उनकी डेथ रेट बहुत ज्यादा होती है ना। तो इट मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, द रेट ऑफ डेथ या द नंबर ऑफ डेथ बिलो द 1 ईयर एज ग्रुप per 1000 persons. You can write down number of death of below age group या फिर below 1 year per 1000 is called इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि 1000 पर्सन के पीछे कितने बच्चों की डेथ होती है जो 1 साल से कम एज ग्रुप के है, ठीक है। दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पर्सन। एक 1000 पर्सन के पीछे कितने नए बर्थ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बर्थ रेट, ठीक है। इसको हम कैसे लेते हैं, नंबर ऑफ बर्थ, इसका एक फार्मूला भी होता है, नंबर ऑफ बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। इस तरीके से हम क्रूड बर्थ रेट निकालते हैं। ऐसे ही क्रूड डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ per 1000 persons। 1000 persons के पीछे कितनी डेथ होती हैं, that is called crude death rate. It is also calculated by the formula number of death upon total population into 1000। क्लियर है? ये 4 टर्म समझ आ गई।
क्योंकि हम इन टर्म्स का यूज करेंगे हेल्थ जब इंडिकेटर हम देखेंगे कंट्री का। अभी तक अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क नाउ। चलिए नेक्स्ट जो हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, तो हमारे टॉपिक रह गए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं कल।